नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपना जो व्याकरण का टॉपिक चल रहा था संधि, आज संधि का जो टॉपिक है उसका अंतिम संधि हम पढ़ेंगे। आपने संधि में पढ़ा था कि सबसे पहले हमने कि संधि को लेकर जो विचार है कि संधि कितने शब्दों से मिलकर बना है, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है, संधि की परिभाषा आदि को पढ़ा। उसके बाद हमने संधि के भेद पढ़े। जो संधि के मुख्यतः आपके तीन भेद होते हैं, जिसमें आपके स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमने स्वर संधि के पांचों भेदों को विस्तृत रूप से पढ़ा, जिसमें स्वर संधि का जो पहला भेद था दीर्घ संधि, जिसमें आपने पढ़ा कि ए, ई, उ और री स्वरों के बाद अगर इन्हीं के समान स्वर आते हैं तो वो मिलकर दीर्घ में बदल जाते हैं, वो आपकी दीर्घ संधि थी। उसके बाद हमने स्वर संधि का दूसरा भेद गुण संधि को पढ़ा। हमने पढ़ा यदि ए, आ स्वरों के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री आते हैं तो क्रमशः ए, ओ, अर हो जाता है। इसके बाद वृद्धि संधि को हमने पढ़ा कि यदि ए, आ स्वरों के बाद ए, ऐ, ओ, औ स्वर आते हैं तो मेल होने पर क्रमशः ऐ और औ हो जाते हैं, वहां आपकी वृद्धि संधि होती है। उसके बाद स्वर संधि का चौथा वेद यण संधि को हमने पढ़ा। उसमें पढ़ा यदि छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री के बाद अगर कोई असमान स्वर आते हैं तो क्रमशः य, व, र हो जाता है इनके बाद असमान स्वर आने पर। और अंतिम जो पांचवा भेद था स्वर संधि का, वो अयादि संधि हमने पढ़ा। यदि ए, ऐ, ओ, औ स्वरों के बाद कोई असमान स्वर आते हैं तो मेल होने पर क्रमशः अय, आय, अब, आब हो जाता है। इस प्रकार हमने व्याकरण में स्वर संधि को कंप्लीट पढ़ा। उसी क्रम में स्वर संधि के पांचों भेदों के बाद हमने व्यंजन संधि को पढ़ा। व्यंजन के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन, मेल होने पर व्यंजन संधि होती है। ये हमने इसकी परिभाषा को देखा और व्यंजन के कंप्लीट पूरे नियमों को पढ़ा। व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते हैं, व्यंजन संधि के नियम चलते हैं। तो उसी क्रम में आपने पढ़ा कि पहला व्यंजन संधि का पहला नियम, किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर सघोष वर्ण आते हैं तो वो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसके बाद हमने दूसरा नियम पढ़ा कि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद अगर कोई ने या में वर्ण आता है तो वो प्रथम वर्ण पंचम वर्ण में बदल जाता है। इसके बाद तीसरा नियम कि में के बाद कोई स्पर्श वर्ण आए तो में का या तो अनुस्वार होता है या में पंचम वर्ण में बदल जाता है। चौथा नियम कि में के बाद स्पर्श या अंतस्थ वर्ण यानी कि स्पर्श के बजाय अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आ जाए तो में का मात्र अनुस्वार होता है। उसके बाद हमने तैदय के साथ वर्णों के मेल के नियमों को पढ़ा। तैदय के बाद च या छ आए तो तैदय का च हो जाता है। तैदय के बाद ज आए तो तैदय का ज हो जाता है। तैदय के बाद ट आए तो तैदय का ट हो जाता है। तैदय के बाद ड आए तो तैदय का ड हो जाता है। तैदय के बाद ने या में आए तो तैदय का ने हो जाता है। तैदय के बाद ले आए तो तैदय का ले हो जाता है। तैदय के बाद कैसे तय थे छेपे में से कोई भी वर्ण आए तो तैदय का तय हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि तैदय के बाद अगर है वर्ण आता है तो तैदय का तो द और है का ध हो जाता है। अगला नियम कि तैदय के बाद अगर श संक वाला वर्ण आए तो तैदय का च और से का छ हो जाता है। इस प्रकार हमने तैदय के योग से बनने वाले नियमों को देखा। उसी क्रम में आगे के नियमों हमने पढ़ा ए, आ, ई और ऊ के बाद अगर छह वर्ण आता है तो मध्य में च का आगम हो जाता है। ई और ऊ के बाद स्लेट वाला से आता है तो वो षटकोण वाले से में परिवर्तित हो जाता है। ई, री, रे और श के बाद ने वर्ण आए तो ने का ने हो जाता है। इस प्रकार हमने अहन के बाद रे आता है तो अहन का अहो हो जाता है और रे को छोड़कर अन्य वर्ण आए तो अहन का अहर हो जाता है। इसी क्रम में अगले नियमों में हमने पढ़ा कि निर यानी कि दुर और दुष, निर और दुर के बाद अगर रे वर्ण आए तो निर का नी और दुर का दु दीर्घ हो जाता है और आगे के रे का लोप हो जाता है। इसी कड़ी में आपने सम और सम के बाद यानी कि अगर कोई ऐसा वर्ण आए जो
सम के बाद असामान्य वर्ण आ जाता है कोई भी, तो सम का जो है सम उपसर्ग के बाद, सम और परी उपसर्ग के बाद क्री धातु से बनने वाले कोई वर्ण आए तो शम और क्री का, सम और परी के बाद अगर क्री धातु से बनने वाले कोई वर्ण आते हैं तो सम के बाद से और परी के बाद से, कहने का मतलब स्लेट वाले से और षटकोण वाले से का आगम हो जाता है। इस प्रकार हमने टोटल अपने 16-17 नियम व्यंजन संधि के पढ़े। इसी क्रम में अगला जो अपने संधि पढ़ी थी वो थी विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन, विसर्ग का विसर्ग यानी कि व्यंजन आए तो मेल होने पर विसर्ग हो जाता है। विसर्ग संधि के भी हमने मुख्यतः 2-3 नियम पढ़ लिए थे कि विसर्ग के बाद ए घोष वर्ण आए तो विसर्ग अपने पूर्व स्वरों के अनुसार अपना परिवर्तन करता है। जैसे विसर्ग के बाद ए घोष वर्णों में से च, श, ट या त से वर्ण आए तो और विसर्ग से में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब विसर्ग के बाद च या से हो और विसर्ग आए तो विसर्ग का शंख वाले से में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद ट वर्ण आए तो विसर्ग का षटकोण वाले से में परिवर्तन हो जाता है। विसर्ग के बाद अगर त या से आए तो विसर्ग का स्लेट वाले से में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार हमने विसर्ग के साथ ए घोष वर्णों के मेल के दूसरे नियम को पढ़ा, जिसमें विसर्ग के बाद अगर क, प, फ वर्ण आए तो विसर्ग अपने पूर्व स्वर के अनुसार अपना रूप बदलता है। जैसे विसर्ग से पूर्व ए आ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, प, फ हो तो विसर्ग जो आपके स्लेट वाले से में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा नियम कि विसर्ग से पूर्व ई ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद क, प, फ हो तो विसर्ग षटकोण वाले से में बदल जाता है। इस प्रकार हमने विसर्ग संधि के ए घोष के साथ मेल को हमने पढ़ा। अब उसी कड़ी में विसर्ग संधि का से घोष वर्णों के साथ मेल को हम देखते हैं। ये अपना जो संधि का अंतिम टॉपिक होगा। तो देखें, विसर्ग के बाद अगर से घोष वर्णों में कौन कौन से वर्ण आते हैं? सभी स्वर जो संख्या में 11 हैं वो आपके से घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अर्थात 5 3 15 वर्ण ये आपके से घोष वर्ण हो जाते हैं। उसके बाद सभी अंतस्थ यानी कि ये 4 वर्ण आपके अंतस्थ यरलव और 1 ऊष्म, ऐसे टोटल 31 वर्ण आपके से घोष है। ये से घोष वर्ण आए और या इनका मेल हो तो विसर्ग का परिवर्तन पूर्व स्वर के अनुसार होगा। विसर्ग पूर्व स्वर के अनुसार परिवर्तित होगा। जैसे विसर्ग के बाद से घोष वर्णों में से कोई भी वर्ण हो और विसर्ग से पूर्व ए या आ स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ स्वर में हो जाता है, विसर्ग ओ में बदल जाता है। जैसे मनोज, इसका संधि करते तो हो जाता है मन्हे प्लस जय, मन्हे प्लस जय। तो यहाँ हमने देखा मनोज शब्द में मन्हे प्लस जय, विसर्ग के बाद जय वर्ण आने से यानी से घोष वर्ण आने से विसर्ग का ओ हो जाता है, शब्द बन जाता है मनोज। ऐसे ही मन्हे प्लस अनुकूल, मनोनुकूल का मन्हे प्लस अनुकूल, विसर्ग के बाद ए स्वर यानी कि से घोष वर्ण आने से विसर्ग ओ में बदल जाता है। मन्हे प्लस हर, मन्हे प्लस नीत, मन्हे प्लस रथ, वय प्लस वृद्ध, सरह प्लस जय। जैसे इसका करते हैं तो सरह प्लस जय, विसर्ग के बाद जय वर्ण आने से ओ हो जाता है, शब्द हो जाता है सरोज। यशह प्लस दा, तपह प्लस वल, पय प्लस जय, तेज प्लस मय, सरह प्लस वर, रजह प्लस गुण, पुरह प्लस हित, पुरह प्लस धा। ये इसका विग्रह कर देते हो जाता है पुरह प्लस धा। विसर्ग के बाद से घोष वर्ण आने से ओ हो जाता है, शब्द हो गया पुरोधा। इसी क्रम में मनहे प्लस दशा, उरह प्लस वेदना, इसका विग्रह करते तो हो जाता है उरह प्लस वेदना। तो यहाँ आपने देखा विसर्ग के बाद वय वर्ण आने से विसर्ग का ओ हो जाता है और आपका शब्द हो जाता है उरो वेदना। अंततो गत्वा, अंतः प्लस गत्वा, अंततः प्लस गत्वा, मनः प्लस व्यथा, अंभ प्लस या अंबोध का अंभ प्लस द,
अम्बोध, विसर्ग के बाद दे आने से ओ हो जाता है अम्बोध। शिरोह प्लस रेखा, सिरह प्लस भाग, तमह प्लस गुण, सरह, यहाँ सरोरूह का सरह प्लस ऊह, यहाँ हो जाता है सरह प्लस ऊह। तो यहाँ विसर्ग के बाद ये ऊ आने से यहाँ आपके विसर्ग का ओ हो जाता है। इसी प्रकार आपके पाय प्लस निधि, अम्भो प्लस जय, यशो प्लस गाथा। तो यहाँ हमने देखा कि सरह प्लस रूह, सरह प्लस रूह। तो यहाँ हमने देखा कि विसर्ग के बाद सह घोष वर्ण हो और विसर्ग से पूर्व ए आ स्वर हो तो विसर्ग का परिवर्तन ओ स्वर में हो जाता है। इससे बनने वाले शब्दों को आपने देखा। इसी क्रम में इसका विसर्ग संधि का सह घोष वर्णों के साथ मेल का दूसरा नियम कि विसर्ग के बाद सह घोष वर्ण हो और विसर्ग से पूर्व ए आ स्वरों की जगह ई या ऊ स्वर हो तो विसर्ग का रे हो जाता है, विसर्ग रे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे निर्जन, इसका संधि करते हैं तो हो जाता है निहि प्लस जनो, निहि प्लस जन। विसर्ग के बाद सह घोष जय वर्ण आने से विसर्ग का रे हो जाता है निर्जन। निहि प्लस गुण, निहि प्लस आशा, इसको विग्रह करते हैं तो निहि प्लस आशा। यहां विसर्ग के बाद सह घोष वर्णांत विसर्ग का रे हो जाता निराशा। नी प्लस धन, निहि प्लस बल, नी प्लस जन, आशी प्लस बाद, बही प्लस मुख, बही प्लस रंग, बही प्लस द्वंद, बहिर प्लस आक्रमण, नी प्लस उपम, इसका विग्रह कर देते हैं हो जाता है नी प्लस उपम। प्राधु प्लस भूत, यजु प्लस वेद। ऐसे ही आपके आसी प्लस वचन, आभि प्लस भाव, ज्योति प्लस विद, ज्योति प्लस मुख, ज्योति प्लस लिंग। धनु, यहाँ आपके इसका विग्रह करते तो हो जाता धनु प्लस धर। तो विसर्ग के बाद ध आने से विसर्ग का रे हो जाता है धनु प्लस विद्या। द्विरागम का हो जाता है द्वि, द्वि प्लस आगमन, द्वि प्लस आगमन। विसर्ग के बाद आ स्वर आने से विसर्ग का रे हो जाता है, शब्द हो गया द्विरागमन। दुह प्लस गुण, दुह प्लस गंध, दुह प्लस दशा। ऐसे ही चतुह प्लस मुख, चतुह प्लस युग, चतुरानन, इसका विग्रह करते हैं तो चतुह प्लस आनन हो जाता है। अब यहाँ विसर्ग के बाद वही आ स्वर आने से विसर्ग का रे हो जाता है चतुरानन। चतुह प्लस भुज। इस प्रकार हमने देखा कि विसर्ग से पूर्व ई या ऊ स्वर हो और विसर्ग के बाद सह घोष वर्ण आए तो विसर्ग का परिवर्तन रे में हो जाता है। ऐसे आपने व्यंजन संधि के ये अंतिम दो नियमों को और समझा। इससे पूर्व हमने विसर्ग संधि के नियमों को पढ़ा था कि विसर्ग के बाद ए घोष वर्ण हो तो होने वाला परिवर्तन। अब हमने यहाँ मुख्यतः विसर्ग के बाद सह घोष वर्ण हो तो होने वाले परिवर्तनों को देखा। इस प्रकार हमने स्वर, व्यंजन और विसर्ग कंप्लीट तीनों संधियों को विस्तृत रूप से पढ़ा है। किसी भी टॉपिक में पढ़ते समय कोई समस्या हो तो कमेंट से बताएं और समाधान पाए। अपने मित्रों को शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहें, आप भी करें, जिससे कि हम और भी मोटिवेशन मिले हमको और भी उत्साहित होकर हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की या अच्छी से अच्छे टॉपिकों को पढ़ाने का प्रयास करें। अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। धन्यवाद।